बच्चों, आखिरी क्लास में वी डिड इक्विलिब्रियम ऑफ टू फोर्सेस आई बिलीव, और आज हमने करना है, मुझे आखिरी पेज दिखा दें। कुछ नहीं लगता इक्विलिब्रियम क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज दो फोर्स वाला क्या दिया नहीं क्या ऊपर बस इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा सकते, ठीक है। अच्छा बेटा, आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस। हेडिंग दो, इक्विलिब्रियम। बेटा आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस। क्या हेडिंग देनी है? इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस। थ्री फोर्सेस के साथ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो उसमें दो चीजें हैं, थ्री पैरेलल फोर्सेस एंड थ्री नॉन पैरेलल फोर्सेस। तो यू हैव टू ऑब्जर्व कि जो थ्री फोर्सेस गिवन है, आर दे पैरेलल और दे आर नॉट पैरेलल। तो यूं करें, थ्री, लेफ्ट साइड पे लिखें थ्री पैरेलल फोर्सेस, और इधर लिखे थ्री नॉन पैरेलल फोर्सेस। अच्छा बेटा, इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री पैरेलल फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री नॉन पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस का मतलब क्या होगा, उसकी एक एग्जांपल अगर ड्रॉ कर दें। फॉर एग्जांपल, you have this rod which is hanging with, ये है रूफ, ये बनाते जाओ बेटा। सो हमने एक ड्राइंग बना के दिखानी है जिसमें we have three forces and they are parallel। बेटा बात ना करो प्लीज, थ्री फोर्सेस which are, मैंने बात करने से मना किया है। थ्री फोर्सेस which are parallel, अब दोबारा बात नहीं करनी। थ्री फोर्सेस which are parallel, so one rope here, one rope here, this is rope number one, this is rope number two। इसका जो वेट होगा वो होगा mg, और रोप नंबर वन में टेंशन होगी T1, रोप नंबर टू में टेंशन होगी T2। Now identify the three forces. The three forces are T1, T2 and mg. Identify the three forces. They are T1, T2 and mg. अच्छा, ये है three parallel forces। इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपने एक बात करनी है नेट फोर्स की, और एक बात करनी है नेट मोमेंट की, और इसके नोट्स हम इसके नीचे लिखेंगे। सबसे पहले जब बात होगी नेट फोर्स की, तो लिखो फॉर नेट फोर्स, फॉर नेट फोर्स। अगर आपने इसकी नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है तो आप कहेंगे अपवर्ड्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड्स, upwards is equal to downwards. For the net force to be zero, the upward forces should be equal to the downward forces. As a result, how many forces are there which are upwards? T1 plus T2. The forces which are upwards are T1 and T2. How many forces are downwards? mg is downwards. So for the net force, for net force, ये है for net force, मैं थोड़ा स्पेस दे के लिखता हूं। For net force क्या करेंगे, upwards is equal to downwards या right is equal to left, और इस तरह से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। अब बात होगी नेट मोमेंट की, लिखो for net moment, for net moment। नेट मोमेंट के लिए आपको पिवट सिलेक्ट करना पड़ेगा, some point should be taken as pivot। तो pivot could be A, pivot could be C, pivot could be B। नेट मोमेंट के लिए आप पिवट कहीं पे भी ले सकते हैं। तो नेट मोमेंट की कैलकुलेशन में फर्स्ट यू सिलेक्ट द पिवट। तो नेट मोमेंट में लिखो फर्स्ट सिलेक्ट द पिवट। पहले आपने पिवट सिलेक्ट करना है, ठीक। उसके कोई रूल्स होंगे तो आगे लिखेंगे। फर्स्ट सिलेक्ट द पिवट, देन जब पिवट सिलेक्ट हो गया, देन यू विल गो विद क्लॉकवाइज मोमेंट। First select the pivot, then go with clockwise moment is equal to anti-clockwise moment। तो बेटा पहला काम होगा कि पिवट सिलेक्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट को एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट से इक्वेट कर देंगे। तो पहला स्टेप होगा
पिवट सिलेक्ट करो, फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स को इक्वेट कर दो। अब इसकी करेंगे एग्जांपल्स, फिर नोट्स लिखेंगे किसके, 3 नॉन पैरेलल फोर्सेस के। 3 नॉन पैरेलल फोर्सेस के अभी नोट्स नहीं लिखने, सिर्फ ड्राइंग बना दो। 3 नॉन पैरेलल फोर्सेस विल बी, if you are, if something is hanging with, for example, 2 ropes which are at some angle, for example, a box, a picture, or anything that is hanging with 2 ropes, rope 1, rope 2, and then you have weight, rope 1 में tension T1, rope 2 में tension T2। पहले हम लेफ्ट पे आ जाते हैं बच्चों, लेफ्ट पे इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पैरेलल फोर्सेस, राइट पे इक्विलिब्रियम ऑफ 3 नॉन पैरेलल फोर्सेस। सो दिस इज आवर सिलेबस फॉर 3 फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। इसकी हमने एग्जांपल्स करनी है, ठीक। पैरेलल फोर्सेस की एग्जांपल क्या है ये, नॉन पैरेलल फोर्सेस की एग्जांपल क्या है वो, पहले इसके रूल्स, फिर उसके रूल्स और इनकी एग्जांपल्स। इसके रूल्स हम लिख चुके हैं, अब एग्जांपल्स करते हैं। लिखें एग्जांपल नंबर 1, example number 1 for 3 parallel forces. Example 1 is, this is the roof and you have a rod. You have a rod which is hanging with the roof. अच्छा, अब यहां पे एक रोप, इस पॉइंट को आप कहेंगे पॉइंट ए, यहां पे एक रोप, इसको कहेंगे पॉइंट बी। अच्छा बच्चों, इसको लेबल कर दो रोप 1, और बच्चों इसको लेबल कर दो रोप 2। इसको रोप 1, उसको रोप 2। रोप 1 के अंदर टेंशन T1, रोप 2 के अंदर टेंशन T2। weight of the rod is given to be, weight of the rod is 100 Newton. Weight of the rod is 100 Newton. Rod को हम कह देते हैं XY. XY is the rod. ठीक, अब कुछ स्टेटमेंट है जो आपने लिखना है। XY is a uniform rod. Can you tell what is meant by uniform? Anyone? Uniform is something whose center of gravity is at the center. Uniform is something whose center of gravity is at the center. So XY is a uniform rod, which means that center of gravity is at the center. तो जहां पे भी एग्जाम में लिखा होगा यूनिफॉर्म, उसका मतलब होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द सेंटर। तो XY इज अ यूनिफॉर्म रॉड। अगली चीज पे आ जाए, लिखें द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक, ये बात लिख लो, रॉड है इक्विलिब्रियम में। अब क्वेश्चन का लिखो फर्स्ट पार्ट, लिखो राइट एन इक्वेशन ऑफ फोर्सेस, write an equation of forces using first condition of equilibrium. Write an equation of forces using first condition of equilibrium and explain why cannot we find T1 and T2 using the equation of forces. क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह पढ़ लो। Write an equation of forces using first condition of equilibrium. Explain why cannot we use the equation to find T1 and T2 which are missing forces. तो आपने ये बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हादी आप बताओ, what is first condition of equilibrium? जल्दी से।
हाँ दी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है बेटा? फातिमा बेटा, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज, first condition of equilibrium is the forces are balanced. Durani, first condition of equilibrium, the forces are balanced. The upward forces are equal to downward forces. Net force is zero. तो पता है ना? अच्छा, हम कह सकते हैं नेट फोर्स है जीरो, या फिर हम कह सकते हैं नेट, दुरानी सीधे होके बैठो यार, सीधे हो जाओ। अच्छा, हम कह सकते हैं नेट फोर्स है जीरो, या हम कह सकते हैं कि फोर्सेस आर बैलेंस्ड। ठीक है मेमून सामने, तो बताएं जी इक्वेशन क्या होगी? नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अब उसको देख के बताओ इक्वेशन क्या होगी? T1 प्लस T2 किसके इक्वल आ जाएगा? इज इक्वल टू mg। तो T1 प्लस T2, अच्छा T1 और T2 को ऐड क्यों किया? बिकॉज अपवर्ड्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड्स। T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ये तो एक पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट का आंसर शान से बेटा आप बताएं। Why cannot we use this equation to find T1 and T2? Two variables. Single equation can be used for one variable. Here we have two variables. A single equation cannot be used to solve two variables. So T1 and T2 cannot be found. T2 cannot be found as a single equation, as a single equation cannot be used, as a single equation cannot be used for two or more unknowns. One equation for one variables. One equation for one variable. One equation cannot solve two variables. कोई कंफ्यूजन इसमें? क्वेश्चन का लिखें सेकंड पार्ट है। How will you find T1 and T2? अच्छा ये कहा हुआ है कि फाइंड करो, या ये बताने को कहा हुआ है? So what they are asking? They are asking the method. They are not saying कि find T1 and T2. They are asking how will you find T1 and T2? आप general principle लिख दो। If more than one forces are missing, if two or more forces are missing, then apply principle of moments. अगर ज्यादा फोर्सेस मिसिंग है तो क्या अप्लाई करो? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। और T1 या T2 में से किसी एक फोर्स को एलिमिनेट कैसे करेंगे? पिवट बना देंगे। किसी एक फोर्स के पॉइंट ऑफ एक्शन को, जैसे अगर हम ए को ले लेंगे पिवट तो T1 एलिमिनेट हो जाएगा। अगर हम ए को पिवट लेते हैं तो T1 का मोमेंट क्या होगा? ए को पिवट लेंगे तो T1 का मोमेंट जीरो, और बी को पिवट लेंगे तो T2 का मोमेंट जीरो। सो व्हेन एवर यू हैव टू और मोर मिसिंग फोर्सेस, तो आप पिवट इस तरह से लेंगे कि कुछ फोर्सेस एलिमिनेट हो जाएं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे आई विल अप्लाई, या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, principle of moments must be applied taking pivot a dash और डैश। दो ऑप्शन क्यों दे रहे हैं बेटा? दो ऑप्शन क्यों दे रहे हैं? Why two options? क्योंकि either you will eliminate T1, if you're finding T2 eliminate T1, if you're finding T2 eliminate T1, if you're finding T1 eliminate T1 और T2 में से जिसको फाइंड करें दूसरे को एलिमिनेट कर दो। तो दो ऑप्शंस है ना। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स मस्ट बी अप्लाइड टेकिंग पिवट एट either at A या सिर्फ A लिख दो। पिवट एट पॉइंट A या फिर और एट पॉइंट B, so that one force out of T1 और T2 is eliminated. जब आप पिवट लेंगे A या B में से किसी एक पॉइंट पे, तो T1 या T2 में से कोई एक फोर्स क्या हो जाएगी? एलिमिनेट हो जाएगी। So that
one force, so that one force out of T1 और T2 is eliminated. हमने पूरी कहानी में ये बताया कि if we have more than one missing force, if we have two missing forces, जब missing forces 2 होंगी तो we'll apply principle of moments. और pivot कहां पे लेंगे? Pivot हम किसी भी missing force के point of action पे लेंगे so that is eliminated. Clear ये बात? Question का लिखें third part. Question का third part लिखें length of rod. बेटा question का third part. Length of rod is length of rod is 100 centimeter. Length of rod is 100 centimeter. And how do you know that the center of gravity is exactly at the center? Which sentence is telling that? बेटा कुछ sentence है जो आपको बता रहा है कि uniform. Since the rod is uniform, that's why the center is at the center. So, is it possible कि center of gravity center पे ना हो? Yes, it's possible. Sometimes the rod will be non-uniform. If it is non-uniform, then center of gravity will be shifted. अच्छा, अब this is 25 centimeter. It's given, for example. This one is 15 centimeter. Both of them are given. This 25 is given. This 15 is also given. Now, length of rod is 100 centimeter. Find T1 and T2. अब आप मुझे ये बताएं, एग्जामिनर ने मेथड रिस्ट्रिक्ट किया या नहीं किया? उसने कहा find T1 and T2 using any method. There is no restriction. So what will be the first step? First step क्या होगा? दुरानी आप बताओ. दुरानी सीधे होके बैठो ना यार. दुरानी पहला स्टेप बताओ जल्दी से. No, we will not. कोई और स्टूडेंट? First step क्या होगा? We will apply principle of moments by taking pivot either at A or at B. पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमने T1 फाइंड करना है या T2 फाइंड करना है. चलें फर्ज करें हम T1 फाइंड करते हैं. जी बेटा, we have everything. We have. बेटा सब कुछ गिवन है, सब कुछ गिवन है. लेकिन T1 to be calculated. T1 to be calculated. लिखो apply dash taking pivot at dash so that dash is eliminated. हाँ जी, ये फिल करवा लो मेरे साथ. T1 is to be calculated. T1 is to be calculated. Apply कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना है? Apply. अब हम स्पेसिफिक हैं क्योंकि T1 फाइंड करना है. Apply principle of moments. अच्छा, taking pivot at A पे या B पे? B पे, ताकि T1 रह जाए और T2 एलिमिनेट हो जाए. And B so that, हाँ जी क्या लिखेंगे आगे? आदि. So that T2 is eliminated. ये बात हो गई. T1 फाइंड करना है तो T2 को एलिमिनेट करेंगे. तो पिवट कहां पे लेंगे? जहां पे T2 का पॉइंट ऑफ एक्शन होगा. अच्छा, अब T2 is the pivot. B is the pivot. जब B को ले लेंगे पिवट तो T2 का कोई काम होगा या नहीं होगा? T2 is a force is there. T2 is acting as a force. However, since B is the pivot, T2 will have no moment. ठीक, जब A पिवट होगा फिर T1 का मोमेंट नहीं होगा. लेकिन अभी B पिवट है. अब डिस्टेंसेस पे आते हैं. वेट कहां पे एक्ट कर रहे हैं? सेंटर पे ना. और रॉड की लेंथ कितना है? 100 सेंटीमीटर. सो व्हाट इज दिस लेंथ? ये लेंथ होगी, देखें ओवरऑल हो गया 50. ओवरऑल क्या हो गया? 50. 50 में से 15 निकाला, कितना बचा? 35. तो 50 minus 15 is 35 सेंटीमीटर. लेकिन हमने फाइंड आई थिंक उस तरफ से करना था, है ना बेटा? 50 आया. ये रॉड है, थोड़ा सा फोकस करो ना बेटा. ये रॉड है 100 सेंटीमीटर का. रॉड कितने का है? 100 सेंटीमीटर का. तो 100 सेंटीमीटर का हाफ उधर से हाफ उधर से कितना होगा? इट्स नॉट टू द स्केल. ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ. द रॉड इज यूनिफॉर्म एंड द ड्राइंग इज नॉट टू द स्केल. ड्राइंग इज नॉट टू द स्केल. सो अपेरेंटली ये 25 फील भी नहीं हो रहा. सो ये 50 सेंटीमीटर और ये भी
50 सेंटीमीटर। 50 यहां से आया कि रॉड है 100 सेंटीमीटर का, तो वो वाला हाफ 50, ये वाला हाफ 50। अब बताओ ये कितना होगा? ये होगा, हाँ जी, बी से वेट का डिस्टेंस 50 माइनस 25, तो लिख लो 50 माइनस 25। हाँ जी बच्चों, कितना हो गया? 50 में से 25 निकाला तो कितना बच गया? 25। अच्छा, वेट का डिस्टेंस हो गया 25। दूसरी फोर्स T1, T1 का डिस्टेंस बताओ जल्दी से बेटा, ये डिस्टेंस बताओ कितना होगा? 100 में से 25 निकाला, 100 में से 25 निकाला, 100 में से 15 निकाला। सो 25 इधर वाला और 15 इधर वाला जब निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? 100 माइनस 15 माइनस 25 विल बी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। सही हो गया? तो अब हम कहेंगे सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। तो लिखते हैं सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ, यहां पे आपका एक नंबर कट जाएगा क्योंकि आपने पिवट नहीं बताया। आपको पिवट हमेशा बताना होता है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, ये अबाउट बताना होगा यहां पे, अबाउट और ये अबाउट। अच्छा, मुझे हर फ्राइडे को आपके बिहेवियर और आपकी पढ़ाई की रिपोर्ट देनी है। मैंने पिछले फ्राइडे की दे दी है, ठीक, किसी की बैर रिपोर्ट नहीं दी, लेकिन अब से स्टार्ट हो जाएगा। तो क्लास में जो बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, बिहेव नहीं करेंगे या कुछ भी करेंगे, मुझे हर फ्राइडे को एडमिन को हर बच्चे की 3 लाइंस की रिपोर्ट लिख के देनी है। ये मैं पहले से बता रहा हूं ताकि आपको सरप्राइज ना मिले। अच्छा, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स अबाउट द पिवट भी कह सकते हैं, अबाउट पॉइंट भी मेंशन कर सकते हैं। अबाउट बी लिया हुआ है ना हमने, अबाउट बी और ये भी अबाउट बी। अच्छा, अब हम लिखेंगे सबसे पहले क्लॉकवाइज किसका होगा? क्लॉकवाइज होगा T1 का ना। क्लॉकवाइज किसका होगा? T1 का होगा क्लॉकवाइज। T1 का क्लॉकवाइज और वेट का एंटी क्लॉकवाइज। आगे समझ? तो हम करेंगे T1 मल्टीप्लाइड विद कितना डिस्टेंस है उसका? उसका डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कन्वर्ट करो या ना करो, इट्स योर चॉइस, बिकॉज दोनों साइड्स पे सेंटीमीटर कट जाएगा। जब दोनों साइड्स पे होगा तो कन्वर्ट ना भी करो तो चल जाएगा। इधर से आ जाएगा वेट, कितना है वेट? 100 न्यूटन। अगर आपने लेफ्ट पे यूज किया है सेंटीमीटर, तो राइट पे भी क्या यूज करेंगे? सेंटीमीटर। दोनों सेम होने चाहिए। तो वो हो गया जी आपके पास 50 माइनस 25, तो कितना बचा? 25 सेंटीमीटर। अब ये आ जाएगा T1 इज इक्वल टू 100 इंटू 25 ओवर 60। बताएं जी कितना आ गया फातिमा बेटा? 2 पॉइंट 14.6 41.6 41.6 और ये न्यूटन। अच्छा, अब अगर हमने फाइंड करना है T2, तो हम फोर्सेस को भी इक्वेट कर सकते हैं या फिर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स फिर से लगा सकते हैं। अच्छा एक सेकेंड, अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर एक्यूरेट हो और आप मार्क्स लूज ना करें, तो विच ऑफ द टू मेथड्स इज बेटर? शुड वी इक्वेट फोर्सेस? ज्यादा इन एक्यूरेसी या मार्क्स लूज करने के चांसेस किस में है? हम फोर्सेस को इक्वेट कर लें या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स फिर से लगा लें? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स फिर से लगा लें। क्यों? हो सकता है T1 इनकरेक्ट हो। अगर आप फोर्सेस को इक्वेट करेंगे तो T1 का जो आपका अपना आंसर है वो यूज होगा, तो आपका अपना आंसर इनकरेक्ट भी तो हो सकता है ना। तो बेसिकली यू हैव टू मेथड्स। एक काम करें, दोनों मेथड कर दें। और T2 बेटा, दो मेथड्स हैं, ठीक है। T2 यहाँ पे और T2 फाइंड करने के दो मेथड्स हैं। अगर टाइम ना भी हो तो दोनों मेथड्स पे बराबर टाइम लगेगा। अगर टाइम ना भी हो, मैं करता हूं, आप देखें, फिर डिस्कस करते हैं कि कौन सा मेथड बेहतर है। इसमें हम करते हैं जी फोर्सेस की इक्वेशन। T1 बेटा आवाज नहीं, T1 प्लस T2 इज 100 न्यूटन। T1 हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। T1 प्लस 41.6 इज इक्वल टू 100। तो T1 इज इक्वल टू 100 माइनस 41.6, 58.4। जी सर, 58.4 न्यूटन। दिस इज वन ऑफ द मेथड्स। ठीक, आप चले गए उस साइड पे। अगर हम अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, फिर क्या होगा? आदि कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? ये वाला आ गया समझ?
अगर T1 मिल गया तो T1 प्लस T2 वेट के इक्वल होगा ना, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, T1 मिल जाएगा। ठीक हो गया, सॉरी T1 या T2 मिल जाएगा, ये T2 था ना, पुट हमने T1 किया, T1 हमने पुट कर दिया, सही हो गया, तो T2 हमें मिल गया। सो बेसिकली टेंशंस को ऐड करके वेट के इक्वल कर दिया। सेकंड मेथड क्या हो सकता है, पिवट के लिए सर हमें पिवट बदलना पड़ेगा ना। बदलना पड़ेगा। पिवट अब ले लिया ए पे, पिवट किस पे ले लिया, ए पे ले लिया। अब वेट का डिस्टेंस किससे लेंगे, ए से लेंगे, बताओ कितना होगा, 35 ना, क्या ख्याल है, बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगी। सो वेट का मोमेंट क्लॉकवाइज हो जाएगा और T2 का मोमेंट क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम लेते हैं ए को पिवट, तो अब क्या बनेगी इक्वेशन, 100 न्यूटन वेट हो गया ना, उसका डिस्टेंस कितना है पिवट से, 35। और अगर हम यूज करते हैं T2 उधर से, तो T2 का डिस्टेंस तो 60 है ना, T2 इंटू 60, तो इससे T2 क्या आ रहा है, T2 इज इक्वल टू 100 इंटू 35 ओवर 60, तो इससे भी आ जाएगा 58.4 न्यूटन। Now the question is, which method is better? The method on the right hand side is better because maybe अच्छा maybe खाना जाना, ठीक है, मुझे भी है। अच्छा बच्चों, इनमें से कौन सा मेथड बेहतर है, मुझे आप बताएं कि आपकी अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू इसमें यूज हो रही है, इसमें यूज हो रही है, आपकी अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू इसमें यूज हो रही है। सो आई विल रिकमेंड कि जो टीचर का डाटा है वो यूज करो, तो आई विल से दिस मेथड, हाउएवर बोथ मेथड्स आर गिविंग द सेम आंसर। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपका आंसर ठीक था, तो आप जो मर्जी मेथड यूज कर लें। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो फिर आप क्या करें, फिर आप दोबारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगा दें। बात समझ आ गई, दोनों से वही आंसर आ जाएगा, डन। अच्छा, अब एक टेस्ट क्वेश्चन जो आप लोग करके देंगे, जी बेटा, नहीं टाइम इतनी जल्दी कैसे हो गया, होमवर्क होमवर्क होमवर्क, टेस्ट क्वेश्चन एज अ होमवर्क। वैसे आज बारिश भी हो रही है, टेस्ट क्वेश्चन लिखो जी, टेस्ट क्वेश्चन। और वर्कशीट आपने मुझे थर्सडे से पहले सबमिट करनी है, मोमेंट एंड इक्विलिब्रियम की, वीडियो सोल्यूशन में भेज चुका हूं। गूगल क्लासरूम सब बच्चे ज्वाइन कर लो, उस पर मैं सारा कुछ ऑर्गेनाइज करके लगा दूंगा। फातिमा आपने कर लिया ज्वाइन गूगल क्लासरूम, हाँ करो करो बच्चों, सब लोग गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लो। अच्छा, ये हो गया एक रॉड, इसके ऊपर यहां पे एक पिवट है, एक पिवट यहां पे, ये पिवट है P, ये पिवट है Q, यहां पे फोर्स एक्ट कर रही है RP, यहां पे फोर्स एक्ट कर रही है RQ। ये डिस्टेंस से थोड़ा तेज बनाना है, 30 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, इसका वेट है 20 न्यूटन, ठीक है। और इसको कहा हुआ है ओवरऑल AB, AB is uniform and its length, AB is uniform and its length is 100 centimeter. Find RP and RQ। कल क्लास के शुरू में मैं ये चेक करूंगा। अच्छा, हमने जब इक्विलिब्रियम कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम शुरू करेंगे किनेमैटिक्स, यानी कि मोशन वाला चैप्टर। इक्विलिब्रियम हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा या परसों तक, टेस्ट थर्सडे को है आपका। टेस्ट के टॉपिक्स हैं एरर्स, अनसर्टेनिटीज एंड वेक्टर एडिशन एंड रेजोल्यूशन। मोमेंट से पहले पहले सब कुछ, मोमेंट नहीं, क्या क्या सर, वेक्टर एडिशन, वेक्टर रेजोल्यूशन, एरर्स एंड